दस की करां तेरे ते मरां कहण तो डरां कह लैण दे तू मेरे जज्बात छेड़े इको गल कहंदे जेड़े बस तेरे नेड़े तेड़े रह लैण दे लब के बहाने जाने जोड़ लै याराने जाने घड़ी बिंद तेरे वेड़े बह लैण दे मैनू तां ना रोक मैं तां पहले ही डरपोक मेरा हौसला ना सोख इनू वह लैण दे दिल विच होड़ लगी तोड़ लगी थोड़ लगी लोड़ लगी यार नू है तेरी दीद दी केड़ा कंजर तरीक देखे महीना देखे वीक देखे करके उड़ीक देखे आउंदी ईद दी मोहब्बतां ने गूड़ियां लेके आऊं चूड़ियां पाई ना तिरूड़ियां तू खै लैण दे दस की करां तेरे ते मरां कहण तो डरां कह लैण दे तू मेरे जज्बात छेड़े इको गल कहंदे जेड़े बस तेरे नेड़े तेड़े रह लैण दे पैर लत्तां पट लक हिक धौण वीणियां तेरियां अदावां सारियां ने खून पीणियां राहां विच साहां विच तेरियां निगाहां विच इश्क तो हीणियां नी जिंदगियां जीणियां गल्लां ठोडी बुल नक जुल्फां मत्था ते अख आशिक दा दिल तक तक करदा सूरत बाखूब खूबसूरत तेरी रहम कर तेरे उत्तों जग भरदा तेरे पिंड वाली नहर बड़ा करदी है कहर खोरे कटे मैनू तंग करके नंग ते मलंग तां मैं पहला तो ही हो गया बेरंग अज संग करके मैनू कर गए फकीर तेरे नजरां दे तीर मेरा दिल गए चीर पीड़ सह लैण दे दस की करां तेरे ते मरां कहण तो डरां कह लैण दे तू मेरे जज्बात छेड़े इको गल कहंदे जेड़े बस तेरे नेड़े तेड़े रह लैण दे रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर 2 3 4 5 प्रेजेंट सर 6 7 6 प्रेजेंट सर ओके 7 दस की करां तेरे ते मरां कहण तो डरां कह लैण दे तू मेरे जज्बात छेड़े इको गल कहंदे जेड़े बस तेरे नेड़े तेड़े 13 प्रेजेंट सर 14 प्रेजेंट सर 15 प्रेजेंट 14 प्रेजेंट हो गया 15 16 17 18 19 प्रेजेंट सर 20 21 22 23 24 25 यस सर प्रेजेंट सर 25 ओके 26 27 28 29 30 31 32 33 34 प्रेजेंट सर 34 यस सर 34 okay 35 36 36 प्रेजेंट okay 37 प्रेजेंट सर 38 39 प्रेजेंट सर 40 41 42 43 रोल नंबर 11 44 45 सर 43 हाँ 46 45 46 प्रेजेंट सर 47 48 49 50 प्रेजेंट सर 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 प्रेजेंट सर 59
60, Present, sir. 61, 62, 63, 64, 65, Present, sir. 66, 67, Present, sir. 68, 69, Present, sir. 70, Present, sir. 71, 72, 72 present sir. 73, 71 present Lokesh Chaudhary. 73, 74, 75, Present, sir. सर 71 लगा दिए सर। रोल नंबर 16 सर रोल नंबर 11 भाई जब आप सबको पता है कि हम दोबारा अटेंडेंस लेते हैं तो बीच बीच में क्यों बोलते हो? नहीं बोलना चाहिए ना। ऐसी कोई भी क्लास नहीं गई है जिसमें हमने दोबारा से ना ली हो। तो जो रोल नंबर है एब्सेंट, मैं उनको बता रहा हूँ अपना रोल नंबर बोलेंगे। रोल नंबर 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10। रोल नंबर 8। ओके सर रोल नंबर 10 ओके। सर 11 11, हाँ जी प्रेजेंट सर। 12, 15, 16, 17। सर रोल नंबर 16 Roll number 14. ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਾਂ Sir, 16 ਕਹਿਣ ਹੋ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਡਰਾਂ, ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇ ਤੂੰ 20, ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਛੇੜੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 22, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਤੇਰੇ 23, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 24, ਰਹਿਣ ਦੇ 24. ਲੱਭ Okay. ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਣੇ ਜੋੜ ਲੈ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 44, 45, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋੜ ਲੱਗੀ 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 50, 8 के बाद है 61, 62, 63, 64, 66, 68, 73, 74। बस Sir, 76. अच्छा 76 भी बोलना पड़ेगा। लगा दिया। Okay, sir. मेघा Sir. मेघा नाम है ना? Yes, sir. ठीक है। दिल तक तक Okay. करता सूरत बाखूब खूबसूरत तेरी रहम कर चेहरे तो अभिनंदन। जग भरदा तेरे पिंड वाली नहर बड़ा करदी है कहर खोरे कड्डे केड़ा वैर मैनू तंग करके नंग ते मलंग ता मैं पहला तो ही हो गया बेरंग अज Okay, संग so करके let us मैनू start. कर गए फकीर तेरे Only नज़रां दे 33 तीर students मेरा are there चीर in the पीड़ class. सह लैण दे। यानी कि सारे पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हैं, इसका मतलब। तेरे ते मरां, कहण तो डरां, कह लैण दे तू मेरे सर, मैंने आपको resubmit कर दी फाइल। जेड़े बस तेरे देख लेंगे बेटा। रह लैण दे। सर अटेंडेंस लग गई? बिल्कुल लग गई। तो मेरी लगा दो, मैं भी ज्वाइन किया हूँ बस। नाम सर अभिनंदन रोल नंबर 4। लगा दी। थैंक यू सर। लग चुकी है, लग चुकी है। ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਛੇੜੇ। ओके CSCA में हम कर रहे थे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, यहाँ तक हमने किया था। वी हैव कैलकुलेटेड द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड नाउ वी आर फाइंडिंग आउट द डेंसिटी ऑफ फील्ड स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ फील्ड स्टेट्स हम कर रहे थे, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ फील्ड स्टेट्स हमें करना है, तो
उसके लिए हमने बताया था अगर मैं नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट को उनके भरे होने की संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितने भरे होंगे वो मुझे निकल जाता है। तो इसी तरह से मैंने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को उसकी फर्मी डिराक फंक्शन यानी कि प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मुझे डेंसिटी ऑफ फील्ड स्टेट्स मिल गया है ये। और Fe की वैल्यू मुझे पता है एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर E इज लेस देन EF पर कितनी होती है, 1 होती है, और E ग्रेटर देन EF पर ये होती है 0। तो अब मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यू रखी है। यहाँ पर यू कैन सी दिस इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट। नाउ आई विल कैलकुलेट इट फर्दर। आफ्टर इट someone has joined, roll number 35. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसको ये हमने रख दिया वैल्यू। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज n। वो हम कैसे लिख सकते हैं, n विल बी इक्वल टू NE DE। NE DE is the number of electrons in a small energy range DE। DE रेंज में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये हैं, लेकिन मुझे तो सारे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेकर इंफिनिटी तक। ओके, तो मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और मैं यहां पर NE DE की वैल्यू रख देता हूं। वो है मेरे पास DE इंटू FE, और DE की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, DE की वैल्यू रखेंगे यहां पर, दैट इज V अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर टू द पावर 3/2 e की पावर हाफ DE एंड इनटू द फर्मी फंक्शन FE। तो ये हमने रख दिया वैल्यू। अभी हमने ऊपर देखा था, क्या देखा था ऊपर कि Fe की जो वैल्यू है, ये रही Fe की वैल्यू, EF से नीचे 1 है और EF से ऊपर 0 है। अनुज यादव ज्वाइन कर रहे हैं। अनुज, ओके, तो हम कह रहे थे कि E जो है EF से नीचे जो Fe की वैल्यू है 1 है और EF से ऊपर Fe की वैल्यू 0 है 0 केल्विन पर। तो हम इस इंटीग्रल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे जैसे हमने पहले किया था। सो उसी तरह से हम अब फिर से करेंगे इसको। सो लेट अस डू दैट। तो उसके लिए हम क्या करना है, n इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट है हमारे पास V अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में अंदर क्या बचता है, इंटीग्रेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 0 टू EF प्लस इंटीग्रेशन 0 टू EF टू इंफिनिटी। ओके, तो ये तो हमने बाहर कांस्टेंट में ले लिया। बचा यहाँ पर क्या, यहाँ पर बचता है E बचता है, सिर्फ E की पावर हाफ बचता है और DE बचता है। और Fe की वैल्यू हमें रखनी है, यहाँ पर 1 आएगी Fe की वैल्यू, यहाँ पर E की पावर हाफ होगा, DE होगा और Fe की वैल्यू रखेंगे 0। तो ये सेकंड इंटीग्रल हो जाएगा आपका 0, सेकंड इंटीग्रल 0 हो जाता है। जब सेकंड इंटीग्रल 0 हो गया तो हम फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेते हैं। व्हाट विल बी इट, n इज इक्वल टू e की पावर 3/2 V अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर की पावर 3/2, e की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा e की पावर 3/2 2/3
और इसकी लिमिट होगी 0 से लेकर EF तक। यू कैन सी दिस 2 विल कैंसिल आउट विद दिस 2, ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा V/3π² 2m/h क्रॉस स्क्वायर टू द पावर 3/2 और EF की पावर 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ n। ये n की वैल्यू है आपके पास। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू हमने निकाल ली है। नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द concentration of electron क्या होती है? कंसंट्रेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टोटल वॉल्यूम n/v हो जाएगा ये। तो दिस इज इक्वल टू, हमारा था n था हमारा V/3π², v से हमने डिवाइड किया तो v कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/3π² बचेगा ये, और 2m/h क्रॉस स्क्वायर की पावर 3/2 EF की पावर 3/2। तो ये हमारे पास n आ गया। अब अगर यहां से मुझे फर्मी एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो मैं फर्मी एनर्जी कैसे लिख सकता हूं? आई कैन राइट द फर्मी एनर्जी फ्रॉम हियर। फर्मी एनर्जी क्या हो जाएगी? फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर यहां से देखें स्मॉल n की टर्म में नहीं, कैपिटल N की टर्म में, तो स्मॉल n को भूल जाइए, कैपिटल N की टर्म में ये हो जाएगा 3π² जाएगा n के साथ और नीचे v होगा। सो EF will be equal to, expression for Fermi energy will be equal to, this will be equal to, हमें 3/2 करना होगा पावर 2/3, तो ये हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m एंड 3π² n/v, और पावर हम करेंगे 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी। ये फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन है। और जो इससे पहले वाले पेज में हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था किसका, अच्छा हमने लिखा नहीं है यहाँ पर n, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, स्पेस है हमारे पास यहाँ पर हम n लिख देते हैं। n इज इक्वल टू V/3π² 2m/h क्रॉस स्क्वायर टू द पावर 3/2 EF की पावर 3/2। दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ अब हमें इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द आफ्टर इट। After it, we want to find out the average energy of electron. Average energy of electron. So let us write it. Average energy of electrons, that is E bar. Here if E is total energy of electrons and n are total number of electrons, total number of electrons
then the average energy of electrons will be, कितनी हो जाएगी? will be average energy, that is E bar, average energy E bar is equal to total energy upon total number of electrons. तो ये हो जाएगी आपकी एवरेज एनर्जी। मुझे याद नहीं कि हमने इक्वेशन नंबर डाली है या नहीं डाली है, कुछ यहाँ पे हमने डाली है इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर हमने 2 के बाद हमने कोई नंबर नहीं डाला, तो हम नंबर डाल देते हैं इसमें। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ओके। उसके बाद इधर नहीं है 7 पे, 4 के बाद इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 6 एंड देन इसको मान लेते हैं 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 7, ओके। आपको आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, तो हमें अब फाइंड आउट करना है टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमने निकाला हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। थोड़ा सा ऊपर कर दें, ये लो जी। अगर हम ऊपर कर देंगे तो हम लिखेंगे कहाँ? सर बस एवरेज वाला देखना है। ये रही ऊपर फिक्स इक्वेशन नंबर 5, दिख गई? तो n हमारे पास है, हमें सिर्फ E निकालना है। तो मैं अब आगे चलता हूं, E निकालेंगे हम। अब तो यहां तक कर दूं मैं। सो आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी, आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी दैट इज E विल बी इक्वल टू, टोटल एनर्जी निकालनी है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी रेंज DE, रेस्ट यस और नो? ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एनर्जी रेंज DE में, और DE रेंज में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी है कितनी? मैंने आपको बताया था, फिर से बताता हूं। हमारे पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं इस तरह से, है ना? और यहाँ पर एक एनर्जी E है, यहाँ पर एनर्जी E प्लस DE है। तो ये जो रेंज है आपकी, दिस रेंज इज DE रेंज। तो DE रेंज बहुत छोटी है, इसलिए मैं मान सकता हूं कि यहाँ पर जो इस रेंज में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी एनर्जी क्या है? E है। तो D रेंज में NEDE इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सबकी एनर्जी E है। तो मैं E से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी एनर्जी E है, तो E से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इन दिस रेंज DE। लेकिन मुझे DE रेंज वाले नहीं चाहिए, मुझे सारे चाहिए। तो आई विल इंटीग्रेट इट, कहां से कहां तक? 0 से इंफिनिटी तक। इज इट ओके? तो ये मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। नाउ अब मुझे बस इसमें वैल्यूज रखनी है, द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द रिजल्ट्स। So let us put the value. So E will be equal to integral 0 to infinity E रहेगा ही। NE की वैल्यू क्या है? NE की वैल्यू है DE into FE, ठीक है? ये वैल्यू है। अब हम इसमें क्या रख देंगे? DE की वैल्यू रख देते हैं। DE की वैल्यू हमें पता है, तो E तो यहाँ पर ऑलरेडी है, ये इन्फिनिटी होगा, ये 0 होगा। DE की वैल्यू कितनी है? V अपॉन 2 पाई स्क्वायर
2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर टू द पावर 3/2 e टू द पावर हाफ DE, ये कैपिटल डी की वैल्यू दी मैंने यहाँ पर, और FE एज सच आएगा। और हम फिर से वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, और E इज इक्वल टू कांस्टेंट है हमारे पास V अपॉन 2 स्क्वायर 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी है, e की पावर 1 है, e की पावर हाफ है, तो ये हो जाता है e की पावर 3/2, ओके। और FE हो जाता है, और DE, FE की वैल्यू मुझे पता है, EF से नीचे 1 है और EF से ऊपर 0 है। तो अगेन जैसे हमने अभी भी इससे पहले किया था, वी विल स्प्लिट दिस इंटीग्रल इनटू टू इंटीग्रल्स, 0 to EF and EF to infinity. So let us do it. So this E is equal to V upon 2 pi square 2m upon h cross square to the power 3/2. ब्रैकेट शुरू कर देंगे क्योंकि दो इंटीग्रल लगाने हैं, 0 to EF करना है, e की पावर 3/2 है, और FE की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर 1, FE की वैल्यू 1 रखेंगे, और DE आ जाएगा, प्लस इंटीग्रल दूसरा EF से लेकर कहां तक होगा, इंफिनिटी तक होगा, और यहां पर भी EF e की पावर 3/2 हो जाएगी, लेकिन FE की वैल्यू यहां पर 0 है, और ये DE हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। कोई ज्वाइन कर रहा है, इशिता शर्मा। ओके, तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड इंटीग्रल तो 0 हो गया, सेकंड इंटीग्रल आपका हो गया 0। तो बचेगा क्या आपके पास, E इज इक्वल टू V अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहां पे क्या बचेगा, e टू द पावर 3/2 का इंटीग्रल e टू द पावर 5/2 2/5, एंड लिमिट्स क्या है इसकी, लिमिट्स है 0 टू EF। सेकंड इंटीग्रल क्या है, 0 हो गया है, उसको छोड़ देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू, यहां पर ये क्या मिलेगा आपको, V अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर टू द पावर 3/2, एंड 2/5 EF की पावर 5/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगी 0। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचेगा यहां पर आपके पास E इज इक्वल टू V अपॉन 5 पाई स्क्वायर 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर टू द पावर 3/2 EF की पावर 5/2। So this is the expression for this is the total energy of electrons. टोटल एनर्जी निकाल ली है मैंने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास है ऑलरेडी। सो नाउ आई कैन फाइंड आउट द एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी विल बी, एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी, लेट अस राइट एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी E बार इज इक्वल टू E अपॉन N। E अपॉन N होगी एवरेज एनर्जी। E की वैल्यू हमने अभी ऊपर लिख रखी है, तो ये तो हम ऐसे लिख देते हैं, दिस इज V अपॉन 5 पाई स्क्वायर 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर टू द पावर 3/2 EF की पावर 5/2 डिवाइड बाय n। n की वैल्यू हमें रखनी है इसमें, एक्चुअली 1 अपॉन n की वैल्यू रखनी है। n की वैल्यू देख लेते हैं, दिस इज सबसे ऊपर
इक्वेशन नंबर 5 में हमारे पास n की वैल्यू है, चिराग त्यागी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो n की वैल्यू क्या है, 3v/3 पाई स्क्वायर 2m/h क्रॉस स्क्वायर दिस EF की पावर 3/2। तो इसको इनवर्स करके मुझे रखना है, क्योंकि मुझे रखनी है वैल्यू 1/n की। ठीक है, तो इसकी 1/n की वैल्यू रखेंगे, तो रख देते हैं इसकी वैल्यू 1/n की वैल्यू रखते हैं 1/n। v/3 पाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर/v, और है वहां पर 2m/h क्रॉस स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये इनवर्स करेंगे तो h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2। तो हम इनवर्स कर रहे हैं तो 1/EF की पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमने रख दी है यहां पर। अब देखिए क्या क्या कट जाता है, दिस फैक्टर गोज विद दिस। ठीक है, क्योंकि एक है 2m/h क्रॉस स्क्वायर, 2m से h क्रॉस से, पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, v कैंसिल आउट, सो v पाई स्क्वायर एंड v कैंसिल आउट। क्या बचता है आपके पास, 5 यहां बचता है, 3 यहां बचता है, 3/5 EF की पावर 5/2 अपॉन EF की पावर 3/2। 5/2 माइनस 3/2 2/2 यानी कि 1, यानी कि एवरेज एनर्जी आपको मिल जाती है E बार। ओके, E बार इज इक्वल टू, दिस इज 3/5 EF। दिस is the average energy of electrons at absolute 0 Kelvin। 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट 0 पर ये क्या है, फर्मी सॉरी एवरेज एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की। ओके भाई, तो लिख देते हैं हम यहां पर भी, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पर ये एवरेज एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है जी, तो एवरेज एनर्जी हमने निकाल ली। नाउ व्हाट, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है? नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। यस, क्या कह रहे हो? नंबरिंग कर देना मतलब इक्वेशन नंबर 7 के बाद हमने इसको 8 डाल देते हैं, नंबरिंग हुई हुआ ही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 8, बस इससे ज्यादा हमें कुछ करना ही नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं और इस पेज पर हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। अब आगे की कहानी स्टार्ट करने से पहले हमें पीछे की कहानी समझनी पड़ेगी। हेमंत डागर, तो पीछे की कहानी क्या है?
पीछे की कहानी ये है, हमने सबसे पहले किया फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हमने कंडक्टिविटी एक्सप्लेन की और उसमें हमने ये माना कि इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, एटम से कोई इंटरेक्शन नहीं है, दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द मेटल। लेकिन उससे कंडक्टिविटी एक्सप्लेन हो गई और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हुई। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको क्वांटम मैकेनिकली सोल्व किया। क्वांटम मैकेनिकल में हमने क्या माना कि पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका मेटल के अंदर है, यानी कि वन पोटेंशियल बॉक्स के अंदर है और वो बाहर नहीं आ सकता। तो हमने उसे वन पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया और उससे भी हमने बहुत सारी चीजें निकाली। अब तक निकाली है हमने एवरेज एनर्जी तक, यहाँ तक खत्म होता है, ये चलता है। तो इससे भी कई चीजें एक्सप्लेन होती है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाती। जैसे कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि वाई सम सॉलिड्स आर कंडक्टर, सम आर इंसुलेटर, सम आर सेमी कंडक्टर। ठीक है, सिर्फ कुछ ही इंसुलेटर क्यों है, सिर्फ कुछ ही कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, ये नहीं, ये थ्योरी नहीं कर पाती। ठीक है, तो अब हमने ये ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं कर पाई, ये इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हमने उस थ्योरी में कुछ अजम्पशंस रॉन्ग ले लिए हैं। रॉन्ग क्या है, हमने माना है कि पोटेंशियल इनसाइड द मेटल इनसाइड द बॉक्स इज जीरो, हमने जीरो लिया है वहां पर। लेकिन पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स जीरो नहीं होता एंड कांस्टेंट भी नहीं होता, हमने कांस्टेंट और जीरो मान लिया है। सो नाइदर इट इज कांस्टेंट नॉर इट इज जीरो। ओके, तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि सॉलिड के अंदर, लैटिस के अंदर एक्चुअल में किस तरह का पोटेंशियल होता है और उस पोटेंशियल के अंदर हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि लैटिस क्या होती है। लैटिस मैं लिख देता हूं यहां पर, हम यहां से शुरू कर रहे हैं एक तरह से बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। यहां से बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स शुरू होती है और बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कौन सा सॉलिड मेटल होगा, कौन सा इंसुलेटर होगा और कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, ये बताती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टल के अंदर, लैटिस के अंदर एटम्स कैसे होते हैं। इन द क्रिस्टल देयर इज ए पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। यहां पर क्या है, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। एक एटम, फिर दूसरा एटम, फिर तीसरा एटम, फिर चौथा एटम, पांचवा एटम, इस तरह से एटम्स हैं यहां पर। ठीक है, और जब इस तरह से एटम्स हैं और इन एटम से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल के मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं रैंडमली, तो ये एटम्स जो है आयंस बन जाते हैं पॉजिटिव, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इनमें से निकल गए हैं आउटर मोस्ट सेल के, तो ये पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज जब ये है तो ये पॉजिटिव चार्ज कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, क्रिएट करेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। यहां पर है चार्ज, यहां पर बीच में नहीं है, फिर यहां पर है, फिर बीच में नहीं है, फिर यहां पर है, फिर बीच में नहीं है। सो दिस इज नॉट द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म तो है मतलब, लेकिन बीच में नहीं है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं हो सकता। पोटेंशियल इज नॉट कांस्टेंट। तो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर किस तरह का पोटेंशियल है, लेट अस सी। जो इसमें पोटेंशियल होगा वो इस तरह का होगा। द पोटेंशियल इनसाइड द लैटिस इज लाइक दिस। इस तरह का पोटेंशियल होता है ये लैटिस के अंदर, इस तरह से सभी जगह ये इस तरह का होगा। और जब सरफेस पे आप आओगे, अगर मैं इस एटम को मिटा दूं, जस्ट ए मिनट, ये एटम मैंने हटा दिया है, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो हो जाता है हाई, इस तरह से बहुत हाई हो जाता है ये। और जब हाई हो जाता है तो इसीलिए जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस पे जो हाई पोटेंशियल है उसको ओवरकम करके, उसको क्रॉस करके बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का पोटेंशियल होता है लैटिस के अंदर। अब ये पोटेंशियल जो है, पहली बात तो ये एटम जो है अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। अगर ये डिस्टेंस ए है तो फिर से ये डिस्टेंस फिर से ए हो गई और ये डिस्टेंस फिर से ए हो गई। इस तरह से एटम इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर ए सम टाइम पीरियड, आफ्टर ए सम डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज नोन एज पीरियोडिसिटी।
तो ये पीरियोडिसिटी है, ये क्या है, पीरियोडिसिटी है। और पीरियोडिसिटी यहां पर कितनी है, ए है, क्योंकि ए डिस्टेंस के बाद रिपीट कर रहे हैं। तो यहां पर जो ये पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल भी पीरियोडिक पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल भी यहां पर क्या है, पीरियोडिक, हाँ पीरियोडिक पोटेंशियल है। और ये जो पीरियोडिक पोटेंशियल है, इसकी जो पीरियोडिसिटी है वो लैटिस की यानी कि क्रिस्टल की जो पीरियोडिसिटी है उसके इक्वल है, उस सेम है उससे, ठीक है, सेम पीरियोडिसिटी है, ठीक है ना। तो जब ये सेम पीरियोडिसिटी है, अब यहां पर ये पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल बन गया है, ये इसको अगर मैं फंक्शन की फॉर्म में लिखूं, इस पोटेंशियल को अगर मैं फंक्शन की फॉर्म में लिखूं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनता है। और इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रखेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो सोल्व नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जब पॉसिबल ही नहीं है सोल्व होना, तो फिर हम उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें भी कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े से। तो दो साइंटिस्ट हुए, क्रोनिंग एंड पेनी, उन्होंने कुछ अप्रोक्सीमेशन लिया, और अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद उन्होंने इसको सोल्व किया। कैसे सोल्व किया उन्होंने, इस तरह से, उन्होंने इस तरह का पोटेंशियल लिया जो इसके लगभग सिमिलर है, लाइक दिस, ये कंसीडर कर लिया उन्होंने। तो ये मोटा मोटा इसके बराबर ही है, ठीक है ना। तो इस तरह का पोटेंशियल लिया उन्होंने, और इसके अंडर उन्होंने सोल्व किया इसको, और सोल्व करने के बाद रिजल्ट्स निकाले, हम निकालेंगे, हम बताएंगे आपको आगे। चलिए, तो ये चीज हो गई। अब इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एक वैल्यू रखते हैं हम पोटेंशियल की, लेकिन वो पोटेंशियल वहां पर पीरियोडिक नहीं होता। यहां पर ये पोटेंशियल जो है पीरियोडिक है। पीरियोडिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, पीरियोडिक पोटेंशियल का मतलब है कि जो पोटेंशियल है वो x पर जो है, वही पोटेंशियल की वैल्यू x प्लस ए पर भी है, वही पोटेंशियल की वैल्यू x प्लस 2a पर भी है, एंड सो ऑन। जो वैल्यू x पर है वही x प्लस a पर, यानी कि मान लीजिए x की वैल्यू आपने मान लीजिए 2 एंगस्ट्रॉम ले ली या 1 एंगस्ट्रॉम ले ली, तो 1 एंगस्ट्रॉम पर प्लस a पर भी वही होगा, 2 एंगस्ट्रॉम प्लस a पर भी वही होगा, 3 एंगस्ट्रॉम प्लस a पर भी वही होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब पीरियोडिक पोटेंशियल में तो हम श्रोडिंगर वेव को एक सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमने सीखा ही नहीं अभी तक। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट हुए, दैट इज ब्लोच, और उन्होंने एक थ्योरम दी। कैसे लिखा जाता है, ब्लोच थ्योरम। अब ये क्या है, उन्होंने कहा कि द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन ए पीरियोडिक पोटेंशियल, लिख देते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन ए पीरियोडिक पोटेंशियल, in a periodic potential is of the form, किस फॉर्म की होगी वो उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि जो वेव फंक्शन है वो होगा साइज इक्वल टू e टू द पावर i k x इंटू यू के एक्स, इस तरह का सॉल्यूशन होगा, उन्होंने बताया, ठीक है। अब यहां पर जो साई तो वेव फंक्शन है, e टू द पावर एक्स सॉल्यूशन है, ये यू के एक्स क्या है, यू के एक्स जो है यहां पर यू के एक्स, इसे हमने कहा है ब्लॉक फंक्शन। और ये ब्लॉक फंक्शन जो है ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि यू के एक्स इज इट सेल्फ
द पीरियोडिक फंक्शन, तो हम इसको भी लिख सकते हैं यू के एक्स प्लस ए विद द सेम पीरियोडिसिटी ऑफ द लैटिस। जो लैटिस की पीरियोडिसिटी है उसी पीरियोडिसिटी से ये फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन होगा, ये उन्होंने बताया। ठीक है, ओके जी। ओके सर। अब इसके बाद हमने ये बेसिक बता दिया है आपको। अब इसके बाद हमें डायरेक्टली क्या शुरू करना है, क्रोनिग पेनी मॉडल ही शुरू करना है। ओके, तो क्रोनिग पेनी मॉडल हमें कराना है अब आपको। अब क्रोनिग पेनी मॉडल आगे बढ़ते हैं। यस, क्रोनिग पेनी मॉडल। तो क्रोनिग पेनी ने क्या किया वो हम लिख देते हैं। क्रोनिग पेनी assumed a simplified potential in the lattice which is approximately same as the potential inside the lattice, उन्होंने ये कहा। और हमने बताया है आपको ऊपर अभी किस तरह का माना उन्होंने, इस तरह का माना जो हमने रेक्टेंगुलर शेप बनाई है यहाँ पर, उस तरह का माना, तो उस तरह का हम बना देते हैं यहाँ पर। ओके, तो पोटेंशियल इस तरह का है। इट इज लाइक दिस। ओके, और हम कहीं पर जीरो मान लेते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू जीरो मान ली है, यहाँ पर x की वैल्यू a है और यहाँ पर x की वैल्यू मान लिया माइनस का b है। तो राइट साइड में पॉजिटिव ले ली तो इसलिए a है, और इधर b नेगेटिव ले ली तो ये माइनस b हो गया। ये जो डिस्टेंस है विड्थ है ये b है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस a है। ओके, तो आप देख सर जब इधर ए लिया तो साइड माइनस ए नहीं लेंगे? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। मतलब राइट साइड में ए लिया तो लेफ्ट साइड में माइनस ए नहीं ले सकते? बेटा ए नहीं ले सकते क्योंकि विड्थ सेम नहीं है ना। ओके सर, ठीक है, अब आप देख सकते हो जैसा पोटेंशियल इस रेंज में है वैसा ही पोटेंशियल इस रेंज में भी है, एग्जैक्टली सेम, ऐसे ही आगे है। तो इसका मतलब क्या है, इतनी डिस्टेंस के बाद ये पोटेंशियल अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये हो गई पीरियोडिसिटी। और ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, a प्लस बी है, क्योंकि एक की विड्थ a है दूसरे की विड्थ b है, तो a प्लस बी इज द पीरियोडिसिटी। a प्लस बी क्या हो गया यहाँ पर, पीरियोडिसिटी हो गई। ओके, तो ये पीरियोडिसिटी है आपके पीरियोडिक फंक्शन की, पीरियोडिक वोल्टेज की, पीरियोडिक पोटेंशियल की। तो ये पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लिख रहे हैं इसको पोटेंशियल को Vx इज इक्वल टू, Vx किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू, और हमने मान लिया देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल है
यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसकी कुछ वैल्यू है, यहाँ पर मिनिमम है, ये 0 है लगभग, यहाँ पर कुछ वैल्यू है, तो जो ये कुछ वैल्यू है 0 और -b के बीच में, इसको मैं v नोट लिख देता हूं, दिस इज v नोट, ठीक है। और इसमें तो v की वैल्यू यहां पर 0 है, इधर हाइट है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि v नोट इज इक्वल टू v नोट। v नोट कब है? जब x की वैल्यू लेस देन 0 और ग्रेटर देन -b है, एंड इट इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस देन a एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हमने पोटेंशियल डिफाइन कर लिया है। साथ ही साथ जो पोटेंशियल है ये पीरियोडिक पोटेंशियल भी है और पीरियोडिसिटी a+ भी है, तो यहां पर Vx विल बी इक्वल टू Vx प्लस पीरियोडिसिटी होता है, और पीरियोडिसिटी a+ b है तो a+ b, तो दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन। अब दो यहां पर रीजन बन रहे हैं आपके, तो एक को हम रीजन 1 कहेंगे और एक को रीजन 2 कहेंगे। तो मान लेते हैं ये क्या है, दिस इज रीजन 1, इसमें पोटेंशियल की वैल्यू v नोट है, और ये रीजन 2 है और इसमें पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है। अब आगे इसको हम सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से, और जो ब्लोच ने अपनी थ्योरम दी थी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम इस इक्वेशन को, इस मॉडल को आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। यस सर। तो अभी हम इसको एंड कर रहे हैं, आगे हम Okay, sir. आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो सर हमारी अटेंडेंस लगा दो। अनुज नाम 18 रोल बताइए। नंबर। अनुज 18 अनुज रोल लगा नंबर। दिया मैंने, ओके। बाद में जो ज्वाइन किए हैं वो मैंने लगा दिए है। सर रोल नंबर 32 की भी लगा दो। नाम बोलिए। सर चिराग त्यागी। लगा दी मैंने। तो ओके, कल मिलेंगे, कल करेंगे आप बाकी। सर रोल नंबर 35 की अटेंडेंस हो गई? बोली होगी तो देव नहीं आपने। सर बोली नहीं है। हाँ, बाद में जो भी ज्वाइन किए थे, ज्वाइन करा था। हाँ जी हाँ सर। मैंने लगा दी, उन सब की मैंने लगा दी है। थैंक यू सर। ओके ओके, मैं एंड कर रहा हूँ फिर क्लास। वी विल मीट टुमारो। ओके बाय, सी यू टुमारो। सर यस सर 52 रोल नंबर की प्रेजेंट हेमंत डागर लगा दी मैंने। ओके सर।